Hello everyone. Today we will study Ohm's law. एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम. उन्होंने ये पता लगाया कि किसी भी मेटेलिक वायर में जो करंट फ्लो होती है और उस वायर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनके बीच में एक रिलेशन है. कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए जिससे पता चला कि जब भी हम किसी भी सर्किट में या किसी भी मेटेलिक वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं तो उसकी करंट में भी बिल्कुल एक लीनियर चेंज देखने के लिए मिलता है. सो उन्होंने एक लॉ दिया जिसे ओम्स लॉ कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. उनके अकॉर्डिंग किसी भी मेटेलिक वायर के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. एक कंडीशन इसके लिए ये है कि उसका टेम्परेचर उस टाइम पर सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है. सो प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम. इसी को ओम्स लॉ कहा गया. दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ. जब इसे मैथमेटिकली लिखेंगे तो ये आपका लिखा जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. और जब आप इसको रीअरेंज करके दूसरे तरीके से लिखेंगे सो दिस विल बी V अपॉन I विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ आप एक कांस्टेंट रखते हैं जिसको आपने R रखा है. सो V इज इक्वल्स टू I, R आपकी वैल्यू होती है. दैट इट मीन्स आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर इज इक्वल्स टू I, that is electric current in that circuit, and a constant R. अब ये जो R है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है किसी भी गिवन मेटेलिक वायर के लिए. हर मेटेलिक वायर के लिए अलग अलग हो सकती है एक गिवन टेम्परेचर पे और इसको कहा गया रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर बात करें तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो उस कंडक्टर में से चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करती है. रेजिस्ट का मतलब अपोज करती है, उसका विरोध करती है. सो किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिससे जो उसके अंदर फ्लो होने वाले चार्जेस हैं वो उन चार्जेस की फ्लो को ही रेजिस्ट करे. सो दिस इज दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. कैपिटल R से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी SI यूनिट होती है ओम. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ग्रीक लेटर है आपका, इस तरीके से ये ड्रॉ किया जाता है. दिस इज द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस. सो ये आप इसकी SI यूनिट इस तरीके से लिखते हैं. अगर हमें 1 ओम को डिफाइन करना हो तो हमें V की जगह पर 1 वोल्ट और I की जगह पर 1 एम्पियर रखना होगा. सो 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर. दैट मीन्स if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. इसका क्या मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो और उसमें से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो तब हम कहते हैं कि उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है. सो आई होप आपको रेजिस्टेंस समझ में आया होगा. ओम्स लॉ को ही अगर हम ओम्स लॉ से ही I की वैल्यू निकालें तो वो आपकी निकल के आती है V अपॉन R. V इज इक्वल्स टू IR होता है. सो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. इससे पता चलता है कि I और R के बीच में एक रिलेशन है और वो रिलेशन ये है कि I R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब R बढ़ने पर यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ने पर करंट कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस कम होने पर करंट बढ़ जाएगी. ये ऑब्वियस है क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज इसको रेजिस्ट करता है. रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस. तो अगर फ्लो ऑफ चार्जेस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी तो करंट भी आपकी कम हो जाएगी. सो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, फ्लो ऑफ चार्जेस जितनी कम, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा. तो जितना रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उतनी करंट कम होती चली जाएगी. सो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस. अगर आप रेजिस्टेंस को डबल कर दें, मतलब R की जगह पर 2R अगर पुट कर दें
तो इसमें आप V अपॉन आर की जगह पर 2R लिख देंगे तो ये आपकी V अपॉन आर की हाफ वैल्यू रह जाएगी। दैट मीन्स अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो करंट की वैल्यू आधी रह जाती है। सिमिलरली अगर आप रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो करंट की वैल्यू डबल हो जाएगी। सो कुछ केसेस में ऐसा होता है जहां हम खुद से जानबूझकर अपने फायदे के लिए अपनी करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ऐसा करने के लिए वो कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए और उसके लिए हम एक कंपोनेंट का यूज करते हैं ताकि हम वोल्टेज को चेंज किए बिना उस सर्किट में करंट को रेगुलेट कर सकें, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वो कंपोनेंट कहलाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। In an electric circuit, a device called rheostat is used to change the resistance in the circuit. एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक रियोस्टेट नाम का डिवाइस यूज किया जाता है। रियोस्टेट एक डिवाइस का नाम है जो कि सर्किट में लगाया जाता है रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए। इसमें आप आगे कुछ और पॉइंट्स हैं जो मेरे ख्याल से आपको मैंने पिक किए हैं एनसीईआरटी बुक से, जो आपको पता होने चाहिए। वैसे तो ये कुछ सिंपल डेफिनेशन है जो आप आपकी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन रेजिस्टेंस की टर्म्स में शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं। फर्स्ट इज गुड कंडक्टर। A component of a given size that offers a low resistance is called good conductor. अब जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा उसमें से करंट आसानी से फ्लो हो पाएगी। एक ऐसा कंपोनेंट लेते हैं किसी भी एक साइज का जिसका अगर रेजिस्टेंस बहुत ही लो है तो उसे कहा जाता है कि वो एक अच्छा कंडक्टर है। A component of identical size that offers a higher resistance is a poor conductor. अगर सेम ही साइज का कंपोनेंट हम लें जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो तो उसको पुअर कंडक्टर कहा जाता है। तीसरा, अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज, मतलब सेम ही साइज है लेकिन इस बार वो और ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इवन हायर रेजिस्टेंस, तब उसे कहा जाता है कि वो एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट नहीं हो पाती, इसीलिए उनको कहा जाता है इंसुलेटर। अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस एप्रिशिएबल होता है, मतलब जिसमें एक वी कैन से एप्रिशिएट करने लायक रेजिस्टेंस हो, काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो, उसको कहा जाता है रेजिस्टर। नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है। पहला, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। कंडक्टर की लेंथ के ऊपर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और साथ ही नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, किस मटेरियल का वो कंडक्टर बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। किसी भी आपकी जो रेजिस्टेंस होता है किसी यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर का, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना लंबा कंडक्टर उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस, जितना छोटा कंडक्टर उतना कम उसका रेजिस्टेंस। So R is directly proportional to L and it is inversely proportional to the area of cross section. जितना भी किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना मोटा कोई वायर होगा, जितना मोटा भी आपका कोई वायर होगा उतना आपका कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना पतला वायर होगा उतना आपका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो मोटे वायर में रेजिस्टेंस कम होगा और पतले वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यहाँ से भी जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो आपकी इक्वेशन आती है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये जो आपको ये कुछ अजीब सा P जैसा दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली रो, RHO रो। रो को कहा जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये आपके लिए नई टर्म है, इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहा जाता है किसी भी कंडक्टर के मटेरियल की। ये हर एक मटेरियल की अपनी खुद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, यानी कि हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है।
और इसकी अगर यूनिट की बात करें सो रो इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपका आर ए अपॉन एल। सो आर ए अपॉन एल से जब आप लिखेंगे आर ए अपॉन एल, सो आर की यूनिट है आपकी ओम, एरिया की यूनिट है आपकी मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट है आपकी मीटर। सो आपके 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी ओम मीटर। सो आपकी यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी के बारे में भी कुछ पॉइंट्स है। रेजिस्टिविटी मेटल्स और एलॉयज की बहुत ही कम होती है। 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर तक की रेंज में ही होती है। इसीलिए रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से इन्हें गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। हमें पता है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, एलॉयज इवन उससे भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। रेजिस्टिविटी of an alloy is generally higher than that of its constituent metals. किसी भी एलॉय की रेजिस्टिविटी उसके कंस्टिट्यूएंट मेटल यानी कि जिस मेटल से वो मिलके बनी है उनके कंपैरेटिवली हाई होती है। इसके अलावा एलॉयज आसानी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होते, यानी आसानी से वो ज़्यादा टेम्परेचर झेल सकते हैं, आसानी से जलते नहीं हैं। They also do not oxidize readily at high temperatures. For this reason they are commonly used in electrical heating devices like electric iron and toaster. इसी वजह से उन्हें heating devices के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर। वो आसानी से हाई टेम्परेचर पे बर्न नहीं होते, गल नहीं जाते हैं और आपका जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा टाइम तक यूज़ हो पाता है। इसके अलावा अब हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिलामेंट जो यूज़ होता है वो टंगस्टन का बना होता है। वो इसी वजह से बना होता है क्योंकि उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टेम्परेचर भी झेल सकते हैं, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल आपकी टर्मिनेटिंग लाइंस होती हैं उनमें आपका एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंसुलेटर्स की बात करते हैं। इंसुलेटर्स जैसे कि रबर और ग्लास, जिनसे बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत बहुत हाई होती है और इनकी रेजिस्टिविटी की रेंज की अगर बात करें तो 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर तक की हो सकती है। एक और पॉइंट है इसमें, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों टेम्परेचर के साथ साथ वेरी होते हैं, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये था आपका टॉपिक ओम्स लॉ, जिसमें आपने रेजिस्टेंस भी कवर किया और साथ ही रेजिस्टिविटी भी, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो टॉपिक निकल के आता है वो इसी से निकल के आता है, दैट फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। सो ये आपका टॉपिक था पूरा ओम्स लॉ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।